हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सेविंग अकाउंट में आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो इसकी जो कैश डिपॉजिट लिमिट है वो 1 अप्रैल 2026 से चेंज होने जा रही है। और ये जो लिमिट अभी चेंज हो चुकी है ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अनुसार किया गया है, जिसका कि नया रूल भी आ चुका है 2026। तो यहाँ पर पहले जो एक्ट था उसमें क्या लिमिट थी, अभी जो नया ये एक्ट आ गया है और नया रूल इसके लिए बनाया गया उसमें क्या है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले यदि हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करें तो यहाँ पर पहले ये जो कैश डिपॉजिट लिमिट आप देख रहे हैं ये सेक्शन 285 BA में कवर्ड होता था, जिसके लिए रूल बनाया गया था 114E। लेकिन अभी जो नया एक्ट बन गया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो रहा है, तो ये 285 BA उठ करके चला गया है 508 सेक्शन में। और ये जो रूल 114E आप देख रहे हैं ये उठ के आ गया है यहाँ पे 237 में। तो कैश डिपॉजिट की लिमिट जो पहले दी गई थी कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा का आप कैश में डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट में, तो ये एसएफटी के माध्यम से बैंक या पोस्ट ऑफिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते थे। अब इसमें आपका पैन नंबर हो या ना हो, ये जो लिमिट थी इन दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल होती थी। लेकिन अभी क्या हो गया दोस्तों कि इसे चेंज किया जा रहा है, जो कि 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा कि जिन लोगों का सेविंग अकाउंट में पैन नंबर लिंक्ड है उनकी लिमिट 10 लाख या उससे ज्यादा की है। तो यहाँ पे जिन लोगों के पास पैन नंबर नहीं है उन लोगों के लिए भी अब लिमिट यहाँ पे लगा दिया गया है। तो 5 लाख या उससे ज्यादा का डिपॉजिट जैसे ही होगा, बैंक या पोस्ट ऑफिस इस ट्रांजेक्शन्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो आप लिमिट देख रहे हो 10 लाख या उससे ज्यादा की, अब ये लिमिट जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है बैंक या पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो ये लिमिट आपके जितने भी अकाउंट हैं ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो डिफरेंट बैंक्स में हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में हो, सभी की काउंटिंग यहाँ पे की जाती है। आपकी ज्वाइंट या माइनर अकाउंट्स हो, जनरली माइनर अकाउंट में भी आप ही का पैन नंबर लगा होता है, ज्वाइंट में भी आपका पैन नंबर होता है, तो इसकी भी डिपॉजिट काउंट की जाएगी। थर्ड, यहाँ पे री डिपॉजिट, मतलब आपने किसी एक सेविंग अकाउंट से पैसे को विड्रॉ किया और आपने दूसरे अपने सेविंग अकाउंट में ले आकर डिपॉजिट कर दिया, तो वो भी कैश डिपॉजिट ही माना जाएगा। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को हम समझेंगे कि कैसे बैंक या पोस्ट ऑफिस कैश में जो भी आप पैसा जमा कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में उसको रिपोर्ट करता है। तो जिन लोगों का पैन नंबर है, अब ये बैंक पोस्ट ऑफिस क्या करेंगे, एसएफटी के थ्रू जैसे ही रिपोर्टिंग करेंगे, ये एक हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स की कैटेगरी में आता है और एआईएस और टीआईएस में दोस्तों आपके रिफ्लेक्ट करेगा। तो यदि इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप एआईएस टीआईएस जब अपना चेक करेंगे तो वहां पे ये कैश डिपॉजिट आपका रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसमें देखिए रिस्क क्या होती है, ऐसा नहीं है कि आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते। नॉर्मली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस ट्रांजेक्शन को इसलिए ट्रैक करता है कि वो अपनी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को क्रॉस वेरीफाई करता है कि आप आईटीआर फाइल करते हैं कि नहीं। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न को लगातार आप फाइल करते चले आ रहे हैं, अपनी इनकम आप यदि डिक्लेयर करते जा रहे हैं जो कि आपके इस कैश डिपॉजिट को जस्टिफाई करे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं या फिर आप नील के आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम अपनी बहुत कम दिखाते हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड करता है और आपसे इंक्वायरी कर सकता है कि ये पैसा आपके पास इतना ह्यूज अमाउंट कैश का कहां से आया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जिन लोगों का पैन नंबर नहीं है तो उस केस में जो भी एड्रेस आपका होगा जो कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में दिया रहेगा, उस एड्रेस के आधार पर बैंक पोस्ट ऑफिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करेंगे। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, उस एड्रेस के आधार पे, उस नेम के आधार पे वो आपका पैन खुद जनरेट कर सकता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन नंबर जनरेट कर देता है तो उस केस में इस ट्रांजेक्शन्स के लिए वो आपसे नोटिस भेजकर इंक्वायरी भी कर सकता है। अब यहाँ पर जो भी आपके पास कैश पैसा आ रहा है जो कि आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, आपके बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं जिसके के थ्रू आप कैश कलेक्ट करते हो और बैंक में आप डिपॉजिट करते हो। अब गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को ज्यादा फोकस कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यही चाहता है कि आपके सारे ट्रांजेक्शन्स डिजिटलाइज्ड मोड में हो। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का ये मानना है कि जो भी कैश डिपॉजिट हो रही है वो कहाँ से पैसा आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो इनलीगल मनी है जो कि आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में आप शो नहीं कर रहे। तो नॉर्मली ये आपकी बिजनेस इनकम हो सकती है या फिर आपकी प्रोफेशनल फीस हो सकती है। यदि आप प्रोफेशनल्स और आपको कैश में पैसे मिल रहे हैं तो जस्टिफाइड सोर्सेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कैश में पेमेंट ले रहे हो और उसके बाद आप उसको डिपॉजिट कर रहे हो।
और यहाँ पे सेकेंड है कि कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की, तो जनरली ऐसा होता है कि यदि सर्किल रेट या जो रजिस्टरिंग वैल्यू है उसके ऊपर जब जाता है तो लोग कैश में पैसे ले लेते हैं और उसको ले आके बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो वो कैश भी आपका इसमें काउंट होता है। इसके बाद आपने किसी से कैश में लोन लिया, उसको ले आके आपने डिपॉजिट कर दिया। अब आपका कोई क्लाइंट है, उसको आपने अपना अकाउंट नंबर सेविंग का दे दिया और वो डायरेक्टली कैश उसमें डिपॉजिट कर दिया। तो ये सारे सोर्सेस आपके उस कैश अमाउंट में ऐड होंगे और उसके आधार पे वो लिमिट आपकी कैलकुलेट होगी। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से ये जो रूल है ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होने जा रहा है और एप्लीकेबल होने जा रहा है। तो आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है कि जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हैं वो आपका यदि जस्टिफाइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि वो अनजस्टिफाइड है, मतलब कि आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को, सोर्सेस को आप इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं और आईटीआर आप फाइल नहीं करते हैं या फिर आप अपनी इनकम को कम दिखाते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम है। तो होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।